जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज आपको जितने भी सॉइल मैकेनिक्स के जितने भी हमारे फॉर्मूला हैं जिससे हमारे पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उसको मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूं, जिससे कि आप अगर लास्ट टाइम में रिवीजन करने जा रहे हैं तो सिर्फ आप इतना देख के जाएंगे, फिर भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको सॉइल मैकेनिक्स से एक भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो जो हमारा फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसको हम लोगों ने सिर्फ एक पेज में समराइज कर दिया गया है। जैसा कि पहला फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था वाटर कंटेंट के बारे में, तो वाटर कंटेंट हमको पता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स। और वाटर कंटेंट में हम लोग क्या लिखते थे कि वाटर कंटेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखते थे, जिसकी लोअर लिमिट जीरो होती थी एंड अपर लिमिट हमारी कोई लिमिट नहीं थी। फिर हमारा वाटर कंटेंट किस में ज़्यादा होता है, तो फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल में। फिर दूसरा हमारा फॉर्मूला है वॉइड रेशियो। तो वॉइड रेशियो हम लोगों ने पढ़ा था E इक्वल टू VB बाई VS। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो वो याद रख सकते हैं वीरेंद्र सहवाग, मतलब VB अपॉन VS। एन की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होती है। और वॉइड रेशियो हमारी फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू कोर्स ग्रेन सॉइल में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर साइज के आधार पे पूछा जाता है वॉइड रेशियो तो आपको बताना है कोर्स ग्रेन में ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा होता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है कि सिर्फ वॉइड रेशियो दिया रहेगा तो फाइन ग्रेन सॉइल में ज़्यादा वॉइड्स होते हैं, अगर साइज के टर्म में दिया रहेगा तो कोर्स ग्रेन सॉइल में ज़्यादा वॉइड्स होते हैं एज कम्पेयर टू फाइन ग्रेन सॉइल। फिर तीसरा है हमारा पोरोसिटी। पोरोसिटी हमको पता है कि इसमें हम लोग बोलते हैं ईटा से डिनोट करते हैं वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम। इसको नहीं याद रहते हैं तो आपको ट्रिपल V से याद रख सकते हैं। और पोरोसिटी की वैल्यू हमारी 0 to 100% के बीच में होती है। वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी से हम लोग ये निकालते हैं सॉइल से कितनी लूज है और कितने डेंस है, वो चेक करते हैं हम लोग पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो से। फिर हमारा डिग्री ऑफ सैचुरेशन है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन को हम लोग क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सिंपल भाषा में वॉइड्स में कितना पानी है वो हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ सैचुरेशन में। इसकी वैल्यू रेंज कितनी होती है, तो 0 to 100% होती है। अगर सैचुरेशन की वैल्यू 0 है तो फुल्ली ड्राइड सॉइल बोलेंगे, अगर 100% है तो उसको हम लोग फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल बोलेंगे। पांचवा हमारा एयर कंटेंट है। एयर कंटेंट मतलब क्या, वॉइड्स में कितना एयर है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अगर हमारा एयर कंटेंट हवा 0 है तो हम लोग बोलेंगे फुल्ली ड्राइड सॉइल है। ठीक है। फिर नंबर 6 परसेंटेज एयर वॉइड्स। परसेंटेज एयर वॉइड्स को हम लोग क्या लिखेंगे, VA बाई V इंटू 100। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, यहाँ पे एयर है तो सबसे पहले एयर लिख दीजिए, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से। अब हमको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो टोटल में से निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यूनिट वेट। यूनिट वेट मतलब क्या होता है, वेट बाय वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं सिंपल भाषा में। अगर डेंसिटी रहेगा तो मास बाय वॉल्यूम लिखेंगे। दूसरा ड्राई यूनिट वेट है तो उसको हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम लिखेंगे। और सैचुरेटेड यूनिट वेट है तो W सैचुरेशन बाय वॉल्यूम लिखेंगे। और सबमर्ज यूनिट वेट है तो W सबमर्ज बाय वॉल्यूम लिखेंगे। और मैथमेटिकल रिलेशन में गामा सबमर्ज को हम लोग लिख सकते हैं गामा सैचुरेशन माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। और डेंसिटी के आधार पे आपको बताना है तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी हमारी सैचुरेटेड की होती है, फिर हमारी बल्क की होती है, फिर हमारी ड्राई की होती है, फिर हमारी सबमर्ज की होती है। अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं रहता है तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, सचिन ने BDS किया, तो आपको पता चल जाएगा S हमारी सैचुरेटेड है, B हमारी बल्क है और D हमारी ड्राई है, S मतलब हमारी सबमर्ज है। फिर हमारी स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर होता है। और इसको हम लोग कितने टेम्परेचर पे कंडक्ट करते हैं, सॉइल सॉलिड को 27 डिग्री सेल्सियस में करते हैं। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको जब भी बोलेगा तो यूनिट वेट डिवाइडेड बाय यूनिट वेट ऑफ वाटर लिखेंगे। मतलब यहाँ पे आपको सॉलिड नहीं बात होगी, यहाँ पे सॉइल बात होगी, तो गामा बाय गामा W बोलते हैं। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को ही और हम लोग बोलते हैं ट्रू स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स को ही बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं। इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, मतलब परसेंटेज में डिनोट करते हैं। ID इक्वल टू E मैक्सिमम माइनस E डिवाइडेड बाय E मैक्सिमम माइनस E मिनिमम। अब आपको न्यूमेरिकल कैसे पूछेंगे, इस पे सॉल्व करो और बताओ सॉइल क्लासिफिकेशन क्या है। तो ID परसेंटेज एंड सॉइल क्लासिफिकेशन, जैसे हमारे 0 से 15 के बीच में आएगा तो वेरी लूज सॉइल होगा, 16 से 35 के बीच में आएगा तो लूज सॉइल होगा, 36 से 65 के बीच में आएगा मीडियम सॉइल होगा, 65 से 85 के बीच में आएगा तो हमारा डेंस सॉइल होगा, एंड 85 से 100 के बीच में आएगा तो वेरी डेंस सॉइल होगा। फिर पांचवा है हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप पहला रिलेशन आपको दिया है गामा मतलब यूनिट वेट, ड्राई यूनिट वेट एंड वाटर कंटेंट। तो गामा D इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा बाय 1 प्लस W लिख सकते हैं। फिर दूसरा रिलेशन E एंड N का, तो E इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N 1 माइनस N इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, E बाय 1 प्लस E लिख सकते हैं। फिर तीसरा EWGS का फॉर्मूला रहेगा,
तो E इक्वल टू Wg/S लिख सकते हैं। अब इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल बोला गया तो S की वैल्यू 1 लेंगे। अगर श्रिंकेज लिमिट एक वर्ड आ जाता है तो हमेशा S की वैल्यू आपको 1 ले लेना है। और श्रिंकेज लिमिट हमारे रिलेटेड टू वाटर कंटेंट होता है, मतलब अगर श्रिंकेज लिमिट आया तो S की वैल्यू आप 1 ले लीजिएगा, और जो वैल्यू श्रिंकेज लिमिट दिया रहेगा वो हमारा वाटर कंटेंट की वैल्यू होगी। फिर चौथा रिलेशन है गामा गामा डी GES W। तो जैसे कि आपको हम गामा का वैल्यू कैसे याद रखना है, तो ऐसे याद रख सकते हैं गुजरात इंजीनियरिंग सर्विस गामा W/1+E। अगर ड्राई बोलता है तो इस इक्वेशन में हमको S की वैल्यू 0 पुट कर देना है, मतलब यहां पे आप 0 पुट करेंगे तो बचेगा G गामा W/1+E। अगर यहां सैचुरेटेड निकालने बोला है तो S की वैल्यू यहां पे आप 1 पुट कर दीजिए, तो बचेगा G+E गामा W/1+E। अब सबमर्ज हमको कैसे निकालते हैं, तो ये भी आपको पता होगा, सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी G-1 गामा W/1+E। एंड पांचवा रिलेशन है गामा सैचुरेशन दिया रहेगा और गामा ड्राई दिया रहेगा। तो गामा सैचुरेशन को हम लोग लिख सकते हैं गामा D ब्रैकेट में 1+W, एंड गामा सबमर्ज क्या हो जाएगा, गामा सैचुरेटेड माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 13, आईपी मतलब प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब क्या है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। अगर इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू हमारी आईपी की निगेटिव आ जाती है तो हम लोग को निगेटिव कंसीडर नहीं करना है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू 0 पुट कर देना है। और ये हमारा सॉइल डिस्क्रिप्शन है कि अगर हमारी वैल्यू 0 आती है तो कैसा सॉइल होगा, नॉन प्लास्टिक मतलब क्लीन सैंड आपका होगा। 1 से 5 आएगा तो स्लाइटली प्लास्टिक बोलेंगे, 5 से 10 के बीच में आएगा तो लो प्लास्टिक बोलेंगे, 10 से 20 के बीच में आएगा तो मीडियम प्लास्टिक बोलेंगे, 20 to 40 आएगा तो हाईली प्लास्टिक बोलेंगे, एंड ग्रेटर देन 40 आएगा तो वेरी हाईली प्लास्टिक बोलेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। 14, लिक्विडिटी इंडेक्स IL दैट इज W - WP डिवाइडेड बाय IP। अब देखिए यहाँ पे लिक्विडिटी इंडेक्स है तो IL कहीं भी हमारा L सिंबल नहीं होगा, मतलब वाटर कंटेंट माइनस प्लास्टिक लिमिट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, तो ये हमारा लिक्विडिटी इंडेक्स का हो गया। फिर कंसिस्टेंसी इंडेक्स दैट इज IC को हम लोग कैसे याद रखेंगे, WL - W डिवाइडेड बाय IP। WL हमारा लिक्विड लिमिट है, W हमारा वाटर कंटेंट है, IP हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। अगर किसी को याद नहीं रहता है इसको कैसे याद रखना है, LWP याद रखना है, मतलब WL - W डिवाइडेड बाय IP। लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स में नीचे में हमेशा IP रहेगा। अब IL प्लस IC की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 होगी। 16, टफनेस इंडेक्स मतलब क्या, IP/IF। अब अगर वैल्यू 0 से 3 के बीच में रहेगा तो टफ सॉइल कहलाएगा। फिर 17, सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं, QU अनडिस्टर्ब स्टेट टू QU डिस्टर्ब स्टेट। तो इसमें सेंसिटिविटी एंड सॉइल क्लासिफिकेशन है। अगर उसकी वैल्यू 1 आती है तो नो लॉस इन स्ट्रेंथ, अगर 2 से 4 के बीच में आती है तो नॉर्मल सेंसिटिविटी कहलाएगी, 4 से 8 में तो सेंसिटिव कहलाएगी, 8 to 16 मतलब एक्स्ट्रा सेंसिटिव कहलाएगी, एंड ग्रेटर देन 16 तो हमारी क्विक कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 16 मतलब क्या, जितनी सेंसिटिविटी ज्यादा रहेगी मतलब उतना बेहतर हमारा सॉइल सैंपल नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक्टिविटी रेशियो IP डिवाइडेड बाय परसेंटेज ऑफ क्ले फ्रैक्शन फाइनर देन 2 माइक्रोन। अगर हमारी वैल्यू 0.75 से कम आती है तो इनएक्टिव सॉइल है, अगर 0.75 से लेके 1.25 के बीच में आएगा तो मीडियम सॉइल है, ग्रेटर देन 1.25 है तो हाईली एक्टिव सॉइल है। कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है हाईली एक्टिव सॉइल क्या होता है, तो ब्लैक कॉटन सॉइल एंड मोंटमोलाइट मिनरल्स हमारी हाईली एक्टिव सॉइल होती है। क्वेश्चन नंबर 19, डार्सी लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, Q = KIA। कभी कभी पूछा जाता है डार्सी लॉ कब कहाँ वैलिड रहता है, तो डार्सी लॉ वैलिड होता है लेमिनार फ्लो के लिए। दूसरा आपको पूछा जा सकता है डार्सी लॉ में हमारी रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन इक्वल टू 1 होती है, और तीसरा पूछा जा सकता है डार्सी लॉ वैलिड होता है हमारी फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। फिर हमारी सीपेज वेलोसिटी, इसको डिनोट करते हैं VS से। VS इक्वल टू क्या होता है, डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी। अब पोरोसिटी को हमको पता है N = E/1 + E लिख सकते हैं। अब डिस्चार्ज वेलोसिटी निकालना है मतलब V की वैल्यू निकालना है तो VS × N लिख सकते हैं। अब N की जगह में E/1 + E भी लिख सकते हैं। हमको पता है सीपेज वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है डिस्चार्ज वेलोसिटी से। फिर हमारा परमिबिलिटी निकालने के लिए हमारा कांस्टेंट हेड मेथड होता है। कांस्टेंट हेड मेथड के से हम लोग परमिबिलिटी निकालते हैं, कौन से सॉइल के लिए, तो कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए निकालते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है CC, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, QL THA कल था। फिर दूसरा है हमारा 23 फॉलिंग हेड परमिबिलिटी टेस्ट, इससे भी हम लोग परमिबिलिटी फाइंड करते हैं। ये हमारा F वर्ड है तो फाइन ग्रेन सॉइल के लिए होगा। इसका फॉर्मूला है 2.303 AL/AT log 10 H1/H2। अगर इन टर्म्स ऑफ आपको 24 आपको पूछा जाएगा इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल साइज के आधार पे, इफेक्टिव साइज के आधार पे, तो K = CD10 का स्क्वायर लिखते हैं, C = 100 to 150 के बीच में लेते हैं।
फिर दूसरा हम लोग लिख सकते हैं K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यूनिट वेट, अगर परमिलिटी बढ़ेगी तो यूनिट वेट भी हमारी बढ़ेगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी, अगर परमिलिटी बढ़ती है तो विस्कोसिटी हमारी कम रहेगी, और K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी परमिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये भी आपको रिलेशन याद रखना है। फिर स्पेसिफिक यील्ड मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर यील्ड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। 26 स्पेसिफिक रिटेंशन मतलब क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। अब दोनों का समेशन हमारी 1 के बराबर होती है। 27 अगर आपको दो परमिलिटी के हिसाब से दिया रहेगा तो हमारा रिलेशन होता है K1 बाय K2 इक्वल टू E1 स्क्वायर बाय E2 स्क्वायर। 28 AB निकालना है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू निकालना है। तो E1 माइनस E2 हमारी चेंज इन वॉइड रेशियो है, नीचे में हमारी सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 मतलब चेंज इन इफेक्टिव स्ट्रेस है। फिर हमारा कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेशन निकालना है, तो E1 माइनस E2 रहेगा और log 10 सिग्मा 2 माइनस log 10 सिग्मा 1 रहेगा। जब आपको कंप्रेशन वर्ड बोलेगा तो log लगाना है। और हम लोग कंप्रेशन इंडेक्स भी बोलते हैं। सीसी की वैल्यू हमारी अनडिस्टर्ब सॉइल रहेगा तो हम लोग लेंगे 0.009 ब्रैकेट में WL माइनस 10, एंड सीसी की वैल्यू अगर रिमोल्डेड सॉइल रहेगा तो लेंगे 0.007 WL माइनस 10। फिर हमारा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी MV इक्वल टू क्या होगा, AB बाई 1 प्लस E0 होगा, इसकी यूनिट पूछी जाती है, मीटर स्क्वायर बाय न्यूटन होगा। क्वेश्चन नंबर 31, इलास्टिक कंप्रेशन इज 1 बाय MV, मतलब इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी लिख सकते हैं। फिर टाइम फैक्टर TV इक्वल टू क्या होता है, CV इंटू T बाई D स्क्वायर। CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलेशन, उसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। T मतलब होता है टाइम, उसका यूनिट होता है डेज। D होता है हमारा ड्रेनेज पाथ, अगर सिंगल ड्रेनेज है तो D इक्वल टू H लेंगे, डबल ड्रेनेज है तो थिकनेस की हाफ लेंगे। फिर हमारा होता है 33 कैपिलरी वाटर, SC का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा कॉस अल्फा बाय गामा W बाई D। सिग्मा यहाँ पे सरफेस टेंशन है, अल्फा की वैल्यू हमको हमेशा 0 डिग्री लेना है, ठीक है। और हम लोग SC के टर्म में लिखते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं 0.3 डिवाइडेड बाय D लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टोटल स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, P बाय A। टोटल स्ट्रेस को आपको निकालने बोलेगा तो हम लोग लिख सकते हैं गामा सैचुरेशन इनटू Z। अगर समझ दिया रहेगा तो समझ के टर्म में लिखना, अगर नहीं दिया रहेगा तो हम लोग यूनिट वेट वाटर के टर्म में लिखेंगे। पोर वाटर प्रेशर क्या लिखते हैं, गामा W इंटू Z लिखते हैं। इफेक्टिव स्ट्रेस निकालने बोलेगा सिग्मा डैश, मतलब सिग्मा माइनस U, मतलब टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। 35 हमारा है स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का डिफरेंस। वॉल्यूम दोनों में सेम लेते हैं 942। नंबर ऑफ लेयर लेते हैं स्टैंडर्ड प्रॉक्टर में 3, मॉडिफाइड में लेते हैं 5। नंबर ऑफ ब्लोज हमारा 25, यहां भी हमारी 25। हाइट ऑफ फ्री फॉल मतलब 304.8 से हम लोग उसको फ्री फॉल करते हैं और इसको 457.2 mm से फ्री फॉल करते हैं। वेट ऑफ हैमर यहाँ पे 2.5 kg होती है, यहाँ पे 4.54 kg होती है। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ पे डायरेक्ट शियर टेस्ट है। डायरेक्ट शियर टेस्ट से हम लोग सैंड के लिए शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसको S इक्वल टू लिखते हैं C प्लस सिग्मा 10 फाई। S मतलब शियर स्ट्रेंथ है, C मतलब क्ले है, सिग्मा मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस है, फाई मतलब एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है। फिर हमारा ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट है, इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल। इससे भी हम लोग शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा 1 को हम लोग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, सिग्मा 3 हमारा माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2C 10 45 प्लस 5/2। अगर सैंड की वैल्यू दी रहेगी तो हम लोग C इक्वल टू 0 लेंगे, अगर क्ले दिया रहेगा तो हम लोग को फाई इक्वल टू 0 लेना है। और ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट है, इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ सॉइल, सभी टाइप के लिए सॉइल के लिए एप्लीकेबल होता है। कभी कभी पूछा जाता है सिग्मा 3 को क्या बोलते हैं, माइनर स्ट्रेस भी बोलते हैं, सेल प्रेशर भी बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्ट्रेस भी बोलते हैं। फिर 38 हमारा वेन शियर टेस्ट है। वेन शियर टेस्ट से भी हम लोग शियर स्ट्रेंथ निकालते हैं, वो भी किसके लिए निकालते हैं, तो क्ले के लिए निकालते हैं। इसमें हमारा 2 वेन होता है, टॉप वेन एंड बॉटम वेन। अगर दोनों वेन टेक्स पार्ट इन शेयरिंग होगी तो शियर स्ट्रेंथ की फॉर्मूला होगी T बाई पाई D स्क्वायर ब्रैकेट में H/2 प्लस D बाई 6। अगर सिंगल वेन रहेगा, ओनली बॉटम वेन टेक्स पार्ट इन शेयरिंग, तो टॉ इक्वल टू लिखेंगे T बाई पाई D स्क्वायर ब्रैकेट में H+2 प्लस D बाई 12 लिखेंगे। तो ये याद रखिएगा, 12 मतलब एक ही पार्ट, 6 मतलब आपको दोनों वेन, तो ऐसे भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, वेन शियर टेस्ट में आपको हाइट, डायमीटर एंड थिकनेस पूछा जा रहा है। लैब के लिए कितनी होगी, फील्ड के लिए कितनी होगी। तो हाइट हमारी लैब में 20 mm होता है, फील्ड में 10 to 20 सेंटीमीटर होता है। डायमीटर 12 mm लेते हैं, यहाँ पे 5 से 10 सेंटीमीटर लेते हैं। T इक्वल टू 0.5 to 1 mm लेते हैं, यहाँ पे 2 to 3 सेंटीमीटर, ये भी आपको याद रखना है। फिर 40 हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर की बात हो रही है, तो उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन फाई बाय 1 प्लस साइन फाई। फाई हमारी एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो K निकल जाएगा। इसी तरह KP 1 प्लस साइन फाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन फाई।
इसी तरह अर्थ प्रेशर एट रेस्ट अगर पॉइजन रेशियो के टर्म में दिया रहेगा तो म्यू बाई 1 माइनस म्यू और 1 माइनस साइन फाई बोलेंगे। सबसे बड़ा होता है पैसिव, फिर होता है अर्थ प्रेशर एट रेस्ट, फिर होता है हमारा एक्टिव। अगर हमारा अर्थ प्रेशर एट रेस्ट को हम लोग इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस के टर्म में लिखेंगे तो सिग्मा एच बाई सिग्मा वी लिख सकते हैं, और के को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन फाई बाई 1 प्लस साइन फाई को कैलकुलेट करेंगे तो 10 स्क्वायर 45 माइनस पाई बाई 2 आएगा। अगर एक्टिव है तो फेल्योर वर्ड आया तो यहाँ पे हमारा 45 प्लस पाई बाई 2 आता है फेल्योर जब आएगा। केपी का फॉर्मूला हमारा 10 स्क्वायर प्लस 45 प्लस पाई बाई 2 होता है। अगर फेल्योर वेजेस बोला गया तो 45 माइनस पाई बाई 2 होगा, और के बाई केपी किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। 43 हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी बोलेगा तो हमको क्या लिखना है के इंटू गामा इंटू एच। इंटेंसिटी वर्ड आया तो फटाक से नहीं लिख देंगे के इंटू गामा एच। अगर पैसिव के लिए बोला गया है तो आपको केपी इंटू गामा एच बोल देंगे। 45 हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर पर यूनिट लेंथ बोला है तो 1/2 के इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा। अगर पैसिव में अर्थ प्रेशर पर यूनिट लेंथ बोला है तो 1/2 केपी इंटू गामा इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा। फिर 47 डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक अगर डेप्थ निकालने बोलेगा तो 2c बाई गामा 10 45 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। अगर क्रिटिकल हाइट बोलेंगे तो हम लोग 2 टाइम्स ऑफ डेप्थ ऑफ टेंशन क्रैक 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4c बाई गामा 10 45 प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा। फिर हमारा टेलर स्टेबिलिटी नंबर होता है, इससे हम लोग क्या निकालते हैं c बाई गामा एच, मतलब c मतलब कोहेजन है, गामा मतलब यूनिट वेट है, h मतलब हाइट है। अगर इन टर्म्स ऑफ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के टर्म में दिया रहेगा तो c बाई गामा एच लिख दीजिएगा, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। टेलर स्टेबिलिटी नंबर कितनी होती है तो 0.261 होती है। 50 cu मतलब कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, इसकी वैल्यू d60 बाई d10 होती है। अब cu की वैल्यू ग्रेटर देन 6 आई निकालने के बाद तो वेल ग्रेडेड सैंड कहलाएगा। cu की वैल्यू ग्रेटर देन 4 आया तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल कहलाएगा। अगर cu की वैल्यू 1 आया तो पुअरली ग्रेडेड सॉइल कहलाएगा। कभी कभी पूछेगा cu से हम लोग क्या निकालते हैं तो पार्टिकल साइज की रेंज निकालते हैं। 51 cc मतलब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, इसका फॉर्मूला होता है d स्क्वायर बाई 30 डिवाइडेड बाई d60 इंटू d10। तो cc की वैल्यू 1 से 3 के बीच में आएगा तो वेल ग्रेडेड सैंड एंड ग्रेवल बोलेंगे। अगर cc की वैल्यू लेस देन 1 आया तो पुअरली ग्रेडेड सैंड एंड ग्रेवल बोलेंगे। अब cc क्या इंडिकेट करता है तो शेप ऑफ द पार्टिकल इंडिकेट करता है। फिर 52 पिक्नोमीटर मेथड से वाटर कंटेंट निकालना है तो कैसे याद रखना है 21 34 याद रखिए, W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाई W3 माइनस W4 ब्रैकेट में G माइनस 1 बाई G माइनस 1 कर देंगे तो पिक्नोमीटर से वाटर कंटेंट निकल जाएगा। फिर 53 हमारा इंपॉर्टेंट है, अगर लिक्विड लिमिट 35% से कम है तो उसको हम लो कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, इसका सिंबल हमारी L होती है। तो इसमें 3 सिंबल होगा, Ml होगा, Cl होगा या तो OL होगा। अगर लिक्विड लिमिट हमारी 35 से 50 है तो मीडियम कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं I बोलेंगे, तो Mi होगी, Ci होगी, नहीं तो OI होगी। अगर लिक्विड लिमिट 50% से ज्यादा है तो हाई कंप्रेसिबिलिटी बोलेंगे, MH होगा, CH होगा या तो OH होगा। तो ध्यान देना है लिक्विड लिमिट हमारी क्या दी गई है। 54 इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन हम लोग क्या लिखते हैं 0.73 WL माइनस 20 लिखते हैं। WL यहाँ पे लिक्विड लिमिट है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया रहा है अबव ए लाइन तो समझ जाइएगा ओनली क्ले इज प्रेजेंट, मतलब क्ले वाला ही सिंबल होगा, मतलब C से स्टार्ट होगा। अगर बिलो ए लाइन लिखता है तो ओनली सिल्ट इज प्रेजेंट, मतलब M वाला सिंबल होगा। क्वेश्चन नंबर 55 क्रिटिकल हाइड्रोग्रेडेंट IC इक्वल टू क्या होगा G माइनस 1 बाई 1 प्लस E हो जाएगा। अगर सैंड बोलता है तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडेंट हमेशा यूनिटी के बराबर होगी। अगर क्ले बोलता है तो इस फॉर्मूला में हम लोग पुट करके आंसर निकालेंगे। 56 कोजनी करमान इक्वेशन, तो K इक्वल टू 1 बाई के इंटू गामा W बाई म्यू E क्यूब बाई 1 प्लस U इंटू डी स्क्वायर होता है। एलन हेजन हमने देखा K इक्वल टू C D10 का स्क्वायर होता है। अब कंसोलिडेशन इक्वेशन हमारा इन टर्म्स ऑफ MV एंड गामा W लिखना है तो K इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं CV इंटू MV इंटू गामा W। इसमें आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर 59 परमिबिलिटी में अगर पैरेलल टू बेडिंग प्लेन बोलता है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है K1 इंटू Z1 प्लस K2 इंटू Z2 प्लस KN ZN डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब K मतलब यहाँ परमिबिलिटी, Z मतलब हाइट। इसी तरह परपेंडिकुलर टू बेडिंग प्लेन बोलेगा तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डिवाइडेड बाई Z1 बाई K1 प्लस Z2 बाई K2 प्लस Z3 बाई K3। हमेशा हॉरिजॉन्टल परमिबिलिटी ज्यादा होती है किससे तो वर्टिकल परमिबिलिटी से। फिर हमारा 61 पर्कुलेशन कोएफिशिएंट Kp इक्वल टू क्या लिखेंगे K बाय N लिखेंगे। K यहाँ परमिबिलिटी है, N हमारी पोरोसिटी है। फिर 62 हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या लिखेंगे हम लोग डेल्टा H बाय L लिखेंगे। अगर सीपेज डिस्चार्ज बोलता है निकालने के लिए Q इक्वल टू KH NF बाय ND। K मतलब परमिबिलिटी, H मतलब हमारा हेड, NF मतलब फ्लो लाइंस एंड D मतलब इक्विपोटेंशियल ड्रॉप। अगर यहाँ पे K हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों दी रहेगी 2 डायमेंशनल में तो KH इंटू KV का पावर 1/2 लिखेंगे। 3 डायमेंशनल लिखा रहेगा तो X इंटू Y इंटू Z का पावर 1/3 कर देंगे।
64 एग्जिट ग्रेडियंट पूछेगा तो जो क्रिटिकल हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले लेंगे। फिर 65 डिजाइन कंसिडरेशन फॉर प्रोटेक्टिव फिल्टर। ए D15 फिल्टर बाय D85 प्रोटेक्टिव सॉइल लेस देन 5 होती है, या तो 5 से के बीच में होती है, या तो D50 रहेगी तो लेस देन 25 होगी। पहला ही में देखिए यहाँ पे 15 और 85 है, दूसरे में सब जगह 15 है, 50 है। अगर 15 दिया है तो 5 से 20 के बीच में, अगर 50 दिया है तो लेस देन 20 के बीच में। फिर 66 फ्लो थ्रू नॉन होमोजेनियस सॉइल है, मतलब आपको इन टर्म्स ऑफ एंगल दिया रहेगा तो K1 बाई K2 इक्वल टू tan θ1 बाई tan θ2 बोलेंगे। फ्रीएटिक लाइन मतलब क्या, टॉप मोस्ट लाइन इन विच बिलो क्या रहेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर रहेगा, और एबव में क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा। इसकी शेप कैसी बनेगी, तो पैराबोला बनेगी। 68 तरजागी 1D कंसिडरेशन, इसका यूनिट क्या होता है, du बाई dt इक्वल टू CV d स्क्वायर u बाई dz स्क्वायर। u मतलब पोर वाटर प्रेशर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इक्वल टू CV इक्वल टू d स्क्वायर u डिवाइडेड बाई dz स्क्वायर। अगर हमारा डिग्री ऑफ कंसिडरेशन 60% से कम होगा तो टाइम फैक्टर हम लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे, π/4 u परसेंटेज का स्क्वायर। 70 इमीडिएट सेटलमेंट SI निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है Q इंटू बी ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू स्क्वायर इंटू IT डिवाइडेड बाई ES। 71 अगर हमको चेंज इन थिकनेस का बात कर रहा है तो डेल्टा H इक्वल टू H इंटू डेल्टा E डिवाइडेड बाई 1 प्लस E0। फिर 72 मिनरल्स की बात करेगा, क्लोनाइट मतलब सबसे स्टेबल मिनरल्स होता है, इसमें कोई श्रिंकेज स्वेलिंग नहीं होती है। एग्जांपल क्या होगी, चाइना क्ले होगी, उसकी पार्टिकल्स रेंज 500 से 900 के बीच में होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इलाइट बोलेगा तो आयनिक बॉन्ड होगा, इसमें हर एक चीज मीडियम वाली बात आएगी। एग्जांपल इसकी टेल्कम पाउडर हो जाएगी। मोन्टमोलाइट जब भी बोलेगा तो वाटर बॉन्ड होता है, मतलब सबसे वीकेस्ट मिनरल होता है, इसमें सबसे ज्यादा स्वेलिंग एंड सबसे ज्यादा हमारा श्रिंकेज रहेगा, तो उसकी एग्जांपल ब्लैक कॉटन सॉइल एंड बेंटोनाइट क्लाइम। फिर 73 ग्रुप इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 0.2A प्लस 0.005 AC प्लस 0.01 BD। अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू हमारी लाई कितनी होती है तो 0 से 20 के बीच में होती है। 0 आया तो मतलब गुड सबग्रेड मटेरियल है, 20 आया तो पुअर सबग्रेड मटेरियल है। फिर हमारा बॉयजनिक इक्वेशन है, इसका एजम्पशन क्या है, एसोट्रोपिक सॉइल है, इलास्टिक सॉइल है, होमोजीनियस सॉइल है। तो सिग्मा जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3Q बाई 2 पाई जेड स्क्वायर बाय 1 प्लस R बाई जेड का स्क्वायर इनका पावर 5/2। अगर बिलो पॉइंट लोड बोलता है तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो सिग्मा जेड की वैल्यू आ जाएगी 0.477 Q बाई जेड स्क्वायर। फिर वेस्टरगार्ड थ्योरी पूछा जाएगा, इससे भी हम लोग वर्टिकल स्ट्रेस निकालते हैं, या एनिस्ट्रोपिक सॉइल के लिए निकालते हैं और स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए निकालते हैं। तो सिग्मा जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बाई पाई जेड स्क्वायर 1/2 R बाई जेड का स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा। 76 इन्फ्लुएंस फैक्टर बोला जाएगा तो 1 बाय नंबर ऑफ रेडियल लाइन इनटू कंसेंट्रिक सर्कल निकाल लेंगे। फिर 77 न्यूमार्क्स इन्फ्लुएंस चार्ट बोलेगा तो टू फाइंड द वर्टिकल स्ट्रेस ऑफ इरेगुलर शेप्ड एरिया के लिए हम लोग निकालते हैं, और वेस्टरगार्ड और बॉयजनिक हम लोग रेगुलर शेप्ड एरिया के लिए निकालते हैं। स्टोक्स लॉ से हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी निकालते हैं, उसकी फॉर्मूला है G/18 ρs माइनस ρw d स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू। पार्टिकल साइज कितनी होगी तो 0.2 mm से लेके 0.0002 mm के बीच में होगी। स्पेसिफिक ग्रेविटी G इक्वल टू गामा एस बाई गामा डब्ल्यू एट 27 डिग्री सेल्सियस में। एपरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी G इक्वल टू गामा बाई गामा डब्ल्यू हो जाएगा। फिर वाटर कंटेंट के लिए कौन कौन से मेथड हैं, तो ओवन ड्राइंग मेथड है, टॉर्सन बैलेंस है एंड पिक्नोमीटर मेथड है। जैसे OTP आया ये सब परफॉर्म करेंगे लैब में। अगर कैल्शियम कार्बाइड आया, सैंड बाथ मेथड आया, अल्कोहल मेथड आया, इसको हम लोग फील्ड में परफॉर्म करेंगे। फिर बेस्ट मेथड पूछा जाएगा तो ओवन ड्राइंग है। फास्टेस्ट बोला जाएगा फील्ड में तो कैल्शियम कार्बाइड मेथड है। फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए पिक्नोमीटर है और डेंसिटी बोतल मेथड है। अगर बोला जाएगा वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी दोनों निकालना है तो पिक्नोमीटर मेथड है। फिर यूनिट वेट निकालने के लिए कोर कटर मेथड है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड है और सैंड डिस्प्लेसमेंट मेथड है। कोर मतलब क्ले होता है, वाटर डिस्प्लेसमेंट सैंड के लिए होता है, सैंड रिप्लेसमेंट भी हमारा सैंड के लिए होता है। अगर आप इतना फॉर्मूला याद करके जाएंगे तो मैं डेफिनेटली के साथ कर सकता हूं सॉइल मैकेनिक्स में आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो फाउंडेशन इंजीनियरिंग का बनाऊंगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करें और ऐसे नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, झा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।